आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 पे। मैं दुर्गेश सर आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का हिस्ट्री ना। देख रहे हैं ना, क्लास 10th हिस्ट्री जो है इकाई 8 है, ये आखिरी इकाई है इसका। इससे पहले के सभी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके जरूर देखिए, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, इकाई 8 का जो है ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स ना, उसके सभी प्रश्न और उत्तर को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 ना। प्रश्न 1 क्या है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी ना, अपनी जो है भाषा क्या की बदल दी। कौन सा, क्या वो हरिजन है या भारत मित्र है या अमृत बाजार पत्रिका है या हिंदुस्तान रिव्यू है ना। तो कौन सा है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपका आंसर क्या हो जाएगा ना, किस पत्र ने। तो अच्छा एक प्रश्न, एक मिनट, सॉरी, एक प्रश्न इससे पहले भी है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, ग अमृत बाजार पत्रिका। और एक प्रश्न इसका छूट गया कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, ठीक है। तो क्या है प्रश्न की महात्मा, आप लिख सकते हैं महात्मा गांधी ना, महात्मा गांधी ने किस 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 पत्र का संपादन किया, आपसे पूछा जाएगा किस पत्र का संपादन किया ना, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो आपका आंसर क्या होगा, यंग इंडिया ना। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, तो यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया। किस पत्र का, तो यंग इंडिया का, ठीक है। तो और किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो अमृत बाजार पत्रिका ना। कौन, तो अमृत बाजार पत्रिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 3 नंबर की, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए ना। 13वीं सदी में किसने ना, 13वीं सदी में किसने जो है ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए ना। आपके सामने आंसर ऑप्शन है मार्को पोलो, निकितन, इंसिंग, मेगास्थनीज ना। तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, मार्को पोलो, ऑप्शन क सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था ना। गुटेनबर्ग का जो जन्म है वो किस देश में हुआ था। क्या आपके सामने ऑप्शन है अमेरिका, ख में है जर्मनी, ग में है जापान और घ में है इंग्लैंड ना। तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है वो किस देश में हुआ था, किस देश में हुआ था। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख जर्मनी। जर्मनी, क्या गुटेनबर्ग का जो जन्म है वो किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में। किस देश में, जर्मनी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की ना। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, क्या कुरान, गीता, हदीस या बाइबिल ना। तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, बाइबिल, ऑप्शन घ ना। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल की। किस पुस्तक की, तो बाइबिल की। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार भरा कमेंट भी कीजिए कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए ना, किस पार्ट के क्वेश्चन आंसर की आवश्यकता है, आप वीडियो में कमेंट कीजिए, आपको जरूर मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न क्या है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। इंग्लैंड में जो है मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था ना, कौन था। क्या हैमिल्टन या कैक्सटन या एडिशन या स्मिथ। तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, कैक्सटन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर ख, ठीक है, कौन हो जाएगा, कैक्सटन। अच्छा अगला प्रश्न आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपके सामने कौन सा प्रश्न है, तो किसने कहा ना, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा ना। किसने कहा ना, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा ना। किसने कहा, क्या महात्मा गांधी कहे थे या मार्टिन लूथर या मुहम्मद पैगंबर या ईसा मसीह। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर ना।
किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? तो मार्टिन लूथर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो है वो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का था, रूस का था, अमेरिका का था, इंग्लैंड का था? तो रूसो जो है वो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। तो आपका क ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर ना। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई ना? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई ना? कहाँ हुई? क्या भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में ना? तो विश्व में सर्वप्रथम जो है मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो हुआ था चीन में। तो इसलिए ग ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई ना? मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्रियों की मांग बढ़ाई। क्या मिस्र है, भारत है, चीन है या जापान है ना? तो कौन सा देश है? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई ना? क्या मिस्र होगा, भारत होगा, चीन होगा या जापान होगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही है। वो कौन सा ऑप्शन सही है? तो चीन हो जाएगा ना, चीन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके बोर्ड स्क्रीन पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ना। तो देखिए प्रश्न है पहला कि 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध में डैश की पराजय हुई? तो रूस की पराजय हुई ना। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? रूस। क्या? तो रूस। अच्छा, उसके बाद है फिरोज शाह मेहता ने डैश का संपादन किया ना? तो बॉम्बे कार्निकल का ना। तो इसमें क्या भरा जाएगा? बॉम्बे कार्निकल। अच्छा, उसके बाद है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट डैश ईस्वी में पास किया गया? तो 1878। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 1878 ईस्वी ना। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कब पास हुआ था? तो 1878 ईस्वी में पास किया गया। प्रश्न संख्या 4 है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में डैश को विभूषित किया गया ना? तो चार्ल्स मेटकॉफ को ना। किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को। उसके बाद है 5वां प्रश्न, अल हिलाल का संपादन डैश ने किया ना? किसने किया? मौलाना आजाद ने। अल हिलाल का संपादन जो है किसने किया? तो मौलाना आजाद ने। अच्छा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ से देखिए, छापा खाना ना। छापा खाना क्या होता है? तो वह स्थान जहां मुद्रण यंत्र के उपयोग से छपाई कार्य किया जाता है, छापा खाना कहलाता है ना। वह स्थान मतलब कि वह स्थान जहां क्या? मुद्रण यंत्र मतलब मुद्रण मतलब रुपया उपया जो छापने का ना, तो यंत्र के उपयोग से छपाई कार्य किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? छापा खाना कहलाता है। उसके बाद है क्या? यहाँ पर हो जाएगा आपका गुटेनबर्ग, गटेनबर्ग नहीं, गुटेनबर्ग। तो जर्मनी के मेंज नगर के कृषक, जमींदार, व्यापारी परिवार में जन्मा व्यक्ति जिसने मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया था। उसके बाद क्या है? बाइबिल ना। ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ जिसमें ईसा मसीह के बारे में वर्णन मिलता है, उसी को क्या कहा जाता है? तो बाइबिल ना। ईसाइयों का क्या है? पवित्र धर्म ग्रंथ है। कौन चीज? तो बाइबिल ना, जिसमें ईसा मसीह के बारे में वर्णन मिलता है। उसके बाद है रेशम मार्ग ना। समरकंद, पर्सिया, सीरिया मार्ग को ही रेशम मार्ग कहा जाता है। यह व्यापारिक मार्ग है ना। रेशम मार्ग जो है क्या है? एक व्यापारिक मार्ग भी है। उसके बाद है मराठा बाल गंगाधर तिलक के संपादन में 1881 में बंबई से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र है ना। इस मराठा जो है क्या है? एक समाचार पत्र का नाम है। क्या? मराठा। ठीक है। उसके बाद क्या है? यंग इंडिया, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका जो राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत था ना, उसी को क्या? यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है जो राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत है। इसके बाद क्या है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ना। क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन द्वारा, किनके द्वारा? तो 1878 में लॉर्ड लिट्टन द्वारा लाया गया प्रेस एक्ट जो भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को प्रतिबंधित करता है ना। इसी यही क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उसके बाद है सर सैयद अहमद ना, अलीगढ़ जनरल नामक पत्र के संपादक जिसने राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कौन है? सर सैयद अहमद जी है। ठीक है। इसके बाद है
प्रोटेस्टेंटवाद ना मार्टिन लूथर द्वारा पोप के आधिपत्य का विरोध करने के लिए अपनाया गया मार्ग प्रोटेस्टेंटवाद कहलाता है ना। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक ना, मार्टिन लूथर कौन था, तो एक धर्म सुधारक जिसने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। कितना, तो 95 स्थापनाएं लिखी। इसके बाद आता है प्रश्न ना, प्रश्न जो क्या है कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण का विकास कैसे किया। गुटेनबर्ग ना, यहाँ पर गुटेन हो जाएगा, ठीक है। गुटेनबर्ग ने जो है मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया, ठीक है। देखिए गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया ना, संगठित एवं एकत्रित किया। तो गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं क्या अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को क्या किया, संगठित किया एवं एकत्रित किया, ठीक है। टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने पर योजनाबद्ध तरीके से कार्यारंभ किया। उसने हैंड प्रेस में लकड़ी के चौखट में 2 समतल भाग प्लेट एवं बेड एक के नीचे दूसरा समानांतर रूप से रखा। कंपोज किया हुआ टाइप मैटर बेड पर कस दिया एवं उस पर स्याही लगाकर एवं कागज रखकर प्लेटस द्वारा दबाकर मुद्रण कार्य को विकसित किया ना। मुद्रण कार्य को क्या किया गया, तो विकसित किया गया। प्रश्न संख्या दूसरा है छापाखाना यूरोप में कैसे पहुंचा ना। छापाखाना जो है यूरोप में कैसे पहुंचा। देखिए पुनः जागरण एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में ना, पुनः जागरण एवं क्या, तो व्यापारिक केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना लेने के बाद 1475 में ना, कब, तो 1475 में सर विलियम कैक्सटन मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाए ना। 1475 में कौन, सर विलियम कैक्सटन मुद्रण कला को कहां लाए, इंग्लैंड में लाए तथा वेस्ट मिनिस्टर कस्बे में उनका प्रथम प्रेस स्थापित हुआ, ठीक है। इस प्रकार छापाखाना यूरोप पहुंचा ना। इस प्रकार से जो छापाखाना है कहां पहुंच गया, तो यूरोप पहुंच गया। उसके बाद है क्या कि इनक्विजिशन ना। इनक्विजिशन से आप क्या समझते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी ना। तो देखिए ईश्वर एवं सृष्टि के बारे में, ईश्वर एवं क्या, तो सृष्टि के बारे में रोमन कैथोलिक चर्च की मान्यताओं के विपरीत विचार आने से कैथोलिक चर्च कुदरत हो गया और तथाकथित धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए शुरू किया गया आंदोलन इंक्विजिशन कहलाता है ना। इसकी सहायता से विरोधी विचारधारा के प्रकाशकों और पुस्तकों विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ये जो इंक्विजिशन का है, इसकी सहायता से क्या हुआ कि विरोधी विचारधारा के प्रकाशकों और पुस्तकों विक्रेताओं पर क्या लगाया गया, तो प्रतिबंध लगाया गया। प्रश्न संख्या देखिए प्रश्न जो है क्या है, 5वां, लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे ना। लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे, तो देखिए लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया ना। जो लॉर्ड लिटन ने क्या किया कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है उसके द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर क्या कर दिया, तो प्रतिबंध लगा दिया, जिससे जनमानस उद्वेलित हो गया और इससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। के बाद है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लगभग 150 शब्दों में उत्तर देना है ना। मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। देखिए मुद्रण क्रांति ने आम लोगों की जिंदगी ही बदल दी। क्या हुआ कि मुद्रण क्रांति ने आम लोगों की जिंदगी ही बदल दी। आम लोगों का जुड़ाव सूचना, ज्ञान, संस्था और सत्ता से नजदीकी स्तर पर हुआ। फलतः लोक चेतना एवं दृष्टि में बदलाव संभव हुआ। मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप
किताबें समाज के सभी तबकों तक पहुंच गई ना। इससे क्या हुआ कि मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप जो किताबें हैं वो समाज के सभी तबकों तक पहुंच गए। किताबों की पहुंच आसान होने से पढ़ने की नई संस्कृति विकसित हुई, एक नया पाठक वर्ग और तैयार हुआ। क्योंकि साक्षर ही पुस्तक को पढ़ सकते थे, अतः साक्षरता बढ़ाने हेतु पुस्तकों को रोचक तस्वीरों, लोकगीत और लोक कथाओं से सजाया जाने लगा। पहले जो लोग सुनकर ज्ञान अर्जन करते थे अब पढ़कर भी कर सकते थे। इससे उनके अंदर तार्किक शक्ति का क्या हुआ, विकास हुआ ना। तर्क करने की शक्ति का जो क्या हुआ, उनके अंदर विकास हुआ। पठन पाठन से विचारों का व्यापक क्या हुआ, तो प्रचार प्रसार हुआ तथा तर्कवाद और मानवतावाद का द्वार खुला। स्थापित विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अपने विचारों को फैला सकते थे। ठीक है, मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप प्रगति और ज्ञान दोहे का प्रकाश फैलाने लगा। लोगों में निरंकुश सत्ता से लड़ने के लिए नैतिक साहस का संचार होने लगा था। वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। पुराने परंपरागत मूल्यों, संस्थाओं और वायदों पर आम लोगों के बीच मूल्यांकन शुरू हो गया। धर्म और आस्था को तार्किकता की कसौटी पर कसने से मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित हुए। इस तरह की नई सार्वजनिक दुनिया ने सामाजिक क्रांति को जन्म दिया ना। क्या हुआ, इस प्रकार जो हुआ कि इस तरह की नई सार्वजनिक दुनिया में सामाजिक क्रांति की क्या हुआ, जन्म हुआ। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी में भारत में प्रेस के विकास को रेखांकित करें ना। 19वीं शताब्दी में तो देखिए भारत में समाचार पत्रों का उदय 19वीं सदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है ना। भारत में जो है समाचार पत्रों का उदय कौन सदी में, तो 19वीं सदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह न सिर्फ विचारों को तेजी से फैलाने वाला अनिवार्य सामाजिक संस्था बन गया, बल्कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों की भावनाओं को एक रूप देने, प्रेम की भावना जागृत कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया न। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। 1818 में ब्रिटिश व्यापारियों ने जेम्स सिल्क ना, कौन सा, तो जेम्स सिल्क वर्धिम नामक पत्रकार की सेवा प्राप्त की। इसने बड़ी योग्यता से कलकत्ता जनरल का संपादन करके लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा जॉन एडम्स को परेशानी तथा उलझन में डाल दिया ना। क्या हुआ कि उसको उलझन में डाल दिया। बकिंघम ने अपने पत्रकारिता के माध्यम से, किसने, तो बकिंघम ने अपने पत्रकारिता के माध्यम से प्रेस को जनता का प्रतिनिधि बनाया। इसने प्रेस को आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने, जांच पड़ताल करके समाचार देने तथा नेतृत्व प्रदान करने की ओर प्रवृत्त किया। अनेक प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इन समाचार पत्रों के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे ना। इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को हथियार भी बनाया ना। कौन, तो राजा राम मोहन ना। अंग्रेजी में ब्राजिनिकल मैगजीन भी राम मोहन राय ने निकाला। 1822 ईस्वी में बंबई से गुजराती भाषा में दैनिक बंबई समाचार निकलने लगे ना। कब, तो 1822 में बंबई से गुजराती भाषा में दैनिक बंबई समाचार क्या हुआ, निकलने लगा। द्वारका नाथ टैगोर न, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा राम मोहन राय के प्रयास से 1830 में बेगदत्त की स्थापना हुई। 1831 में जामे जमशेद, 1851 में गुफ्तर तथा अखबार सौदागर का प्रकाशन आरंभ हुआ। अगला जो प्रश्न है, भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखे ना। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखे। भारतीय प्रेस की विशेषताएं निम्नलिखित है ना। पहला पॉइंट क्या है, यह न सिर्फ विचारों को तेजी से फैलाने वाला अनिवार्य सामाजिक संस्था बन गया ना। क्या है कि यह न सिर्फ विचारों को ना तेजी से फैलाने वाला अनिवार्य सामाजिक संस्था बन गया, बल्कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों की भावना को एक रूप देने, उसकी नीतियों एवं
शोषण के विरुद्ध जागृति लाने एवं देश प्रेम की भावना जागृत कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। दूसरा पॉइंट है, इसके द्वारा ना न्यायिक निर्णयों में पक्षपात, धार्मिक हस्तक्षेप और प्रजातीय भेदभाव की आलोचना करने से धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन को बल मिला तथा भारतीय जनमत जागृत हुआ। तीसरा पॉइंट है कि इसने न केवल राष्ट्रवादी आंदोलन को एक नई दिशा दी, अपितु भारत में शिक्षा को प्रोत्साहन, आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण तथा श्रम आंदोलन को भी प्रोत्साहित करने का कार्य किया। अगला पॉइंट है कि प्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन के हर पक्ष, चाहे वह राजनीति, सामाजिक, आर्थिक हो या संस्कृति, सबको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया ना, सबको क्या, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। अगला पॉइंट है विदेशी सत्ता से त्रस्त जनता को सन्मार्ग दिखाने एवं साम्राज्यवाद के विरोध में निर्भीक स्वर उठाने का कार्य प्रेस के माध्यम से ही किया गया। तो प्रेस के माध्यम से ही किया गया। अच्छा, नई शिक्षा नीति के प्रति व्यापक असंतोष को सरकार के समक्ष पहुंचाने का कार्य प्रेस ने ही किया ना, कि नई शिक्षा नीति के प्रति जो व्यापक असंतोष था ना, उसको सरकार तक पहुंचाने का जो कार्य है कौन किया, तो प्रेस ने ही किया। इसके बाद क्या है कि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में प्रेस ने सामाजिक रूढ़ियों, रीति रिवाजों, अंधविश्वास तथा अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव को लेकर लगातार आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किए। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रेस भारत की विदेश नीति की भी खूब समीक्षा करती थी। अगला पॉइंट है देश के राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा देने एवं राष्ट्र निर्माण में भी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 4 कि राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया ना, तो राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया। देखिए, प्रेस ने न सिर्फ विचारों को तेजी से फैलाने वाला अनिवार्य सामाजिक संस्था बन गया, बल्कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों की भावना को एक रूप देने, उसकी नीतियों एवं शोषण के विरुद्ध जागृति लाने एवं देश प्रेम की भावना जागृत कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। ठीक है, 19वीं सदी में प्रकाशित कई समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को क्या किया, विकसित किया। उसके बाद क्या हुआ कि 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाली में साप्ताहिक पत्रिका सोम प्रकाश का प्रकाशन किया ना, तो जो पत्रिका जो है सोम प्रकाश, इसका संपादन किसने किया, जो साप्ताहिक पत्र था ना, साप्ताहिक पत्रिका था, उसका जो प्रकाशन है किसने किया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। इसने नीलहे किसानों के हितों का जोरदार समर्थन किया। उसके बाद है कि 1868 से मोतीलाल घोष के संपादन में अमृत बाजार ना, मोतीलाल और घोष के अमृत बाजार अंग्रेजी बंगाल साप्ताहिक के रूप में बाजार में आने लगा। इसका भारतीय प्रेस के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा, जिसने राष्ट्रीयता की भावना को जगाने में मुख्य भूमिका अदा की। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादन में 1867 ईस्वी से प्रकाशित कवि वचन सुधा की संपादकीय टिप्पणियां राजनीतिक सामाजिक विषयों पर होती थी, जो राष्ट्रवादी विचारों को सशक्त करने का काम कर रही थी ना, राष्ट्रवादी विचारों को मजबूत करने का काम कर रही थी। इन्हीं की मासिक पत्रिका हरिश्चंद्र भी देश प्रेम और समाज सुधार से अनुप्राणित थी। बाल गंगाधर तिलक के संपादन में ना, किनके, तो बाल गंगाधर तिलक के संपादन में 1881 ईस्वी में बंबई से अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी में केसरी की शुरुआत हुई। ठीक है, दोनों पत्र उग्र राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित थे ना, उग्र राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित थे। इनका जनमानस पर व्यापक प्रभाव था। अच्छा, अगला पॉइंट है अरविंद घोष ना और वारिंद्र घोष ने युगांतर तथा वंदे मातरम के माध्यम से उग्र राष्ट्रवाद को फैलाने का काम किया।
महात्मा गांधी ने यंग इंडिया एवं हरिजन पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों एवं राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया ना। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया एवं हरिजन पत्रिका के माध्यम से जो है अपने विचारों एवं राष्ट्रवादी आंदोलन का क्या किए, प्रचार किए। गांधी के सीधे एवं सरल लेख से आम जनता के साथ साथ क्षेत्रीय पत्रकारिता को भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहन मिला ना। समाचार पत्रों ने न केवल राष्ट्रवादी आंदोलन को एक नई दिशा दी, अपितु भारत में शिक्षा के प्रोत्साहन, आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण तथा श्रम आंदोलन को भी क्या किया, प्रोत्साहित करने का कार्य किया। अगला प्रश्न है कि मुद्रण यंत्र की विकास यात्रा को रेखांकित करें, यह आधुनिक स्वरूप में कैसे पहुंचा ना। हम जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है ना। तो आवश्यकता ही क्या है, आविष्कार की जननी होती है। अतः सूचना की आवश्यकता ने आविष्कार हेतु ज्ञान जगत को प्रेरित किया। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है। ठीक है, मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का जो श्रेय किसको जाता है, चीन को जाता है। 1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति पी सिंह ने ना, कौन, तो पी सिंह ने मिट्टी के मुद्रा बनाए। इन अक्षर मुद्रों का संयोजन कर छपाई का कार्य किया जाता था। बाद में इस पद्धति ने ब्लॉक प्रिंटिंग का स्थान ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि कोरियन लोगों ने कुछ समय पश्चात लकड़ी एवं धातु पर खोदकर टाइप बनाए। धातु के मूवेबल टाइपों द्वारा प्रथम पुस्तक जो है वो कब, तो 13वीं सदी के पूर्वार्ध में मध्य कोरिया में छापी गई। ठीक है, यद्यपि मूवेबल टाइपों द्वारा मुद्रण कला का आविष्कार तो पूरे पूरब में ही हुआ, परंतु इस कला का विकास जो है यूरोप में अधिक हुआ। ठीक है, लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाली मुद्रण कला समरकंद पर्सिया मार्ग से व्यापारियों द्वारा यूरोप सर्वप्रथम रोम में प्रविष्ट हुई। 13वीं सदी के अंतिम में रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचे। वहां इस कला का प्रयोग ताश खेलने एवं धार्मिक चित्र छापने के लिए किया गया। इसी बीच कागज बनाने की कला जो है 11वीं शताब्दी में पूरब से यूरोप पहुंची तथा 1336 में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई ना। 1336 में जो है प्रथम पेपर मिल की जो स्थापना है कहाँ हुआ था, तो वो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, इसी काल में शिक्षा के प्रसार, व्यापार एवं मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियों से सस्ती मुद्रित सामग्रियों की मांग तेजी से बढ़ी। इसी की पूर्ति के लिए तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की आवश्यकता थी, जिसे 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः कर दिखाया ना। अंततः क्या किया कि कर दिखाया। गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया तथा टाइपों के लिए पच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य आरंभ किया। गुटेनबर्ग ने आवश्यकता अनुसार मुद्रण स्याही बनाई और हैंड प्रेस ने प्रथम बार मुद्रण कार्य संपन्न किया। किसने, तो हैंड प्रेस ने प्रथम बार जो है मुद्रण कार्य संपन्न किया। इसने लकड़ी के चौखट में 2 समतल भाग प्लेट एवं बेड के एक नीचे दूसरा समांतर रूप से रखा। कंपोज किया हुआ टाइप मैटर बेड पर कसा एवं उस पर स्याही लगाकर तथा कागज रखकर प्लेट्स द्वारा दबाकर मुद्रण कार्य किया। बाद में गुटेनबर्ग ने ही पुनः मुद्रा एवं हैंड प्रेस का विकास किया। हालांकि विवादों में घिरने के बावजूद मेंज में शुरू होकर पूर्णता को पहुंची मुद्रण कला का प्रसार शीघ्रता से यूरोपीय देशों एवं अन्य स्थानों में क्या हुआ, 1475 ईस्वी में ना। कब, तो 1475 ईस्वी में सर विलियम कैंगस्टन मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाए। कब लाए, तो 1475 ईस्वी में सर विलियम जो है कैंगस्टन ने मुद्रण कला को कहाँ लाए, इंग्लैंड में लाए तथा वेस्ट मिंस्टर कस्बे में उनका प्रथम प्रेस स्थापित हुआ। पुर्तगाल में इसकी शुरुआत 1544 ईस्वी में हुई। तत्पश्चात यह आधुनिक रूप में विश्व के अन्य देशों में पहुंची। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु के बनने लगे ना। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 20वीं सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस
आ गया। उसके बाद क्या हुआ, 20वीं सदी के लास्ट तक जो है ऑफसेट प्रिंट आ गया। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आसानी से। चलिए लेते चलिए स्क्रीनशॉट भी। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।